नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वह अपने आप में इतने दिलचस्प हैं कि देखिए कौन कह रहा है थैंक यू मोदी जी, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह कह रहे हैं कद्दावर नेता 83 साल के शरद पवार। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति से देश की राजनीति में अपना एक अलग कद बनाने वाले शरद पवार मोदी जी को थैंक यू कहते हैं। और थैंक यू इस बात के लिए कहते हैं कि मोदी जी, आपने महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ रोड शोज किए, जहाँ जहाँ रैलियाँ की, उनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई और हम जीत गए। हम यानी शरद पवार यानी एनसीपी, एनसीपी का वह धड़ा जिसके पास उसका चुनावी चिन्ह भी नहीं था। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाविकास अघाड़ी ने और यह दिखाने की कोशिश की कि वे एकजुट हैं और कुछ ही महीनों में होने वाले महाराष्ट्र चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द पैदा करने वाले हैं, वह अपने आप में कमाल है। आइए थोड़ी सी झलकियां, थोड़ी सी खबरें जो वहां से निकल के आई हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में है, लिहाजा उससे जुड़ी हुई जो खबरें हैं वह अपने आप में भारतीय राजनीति के एक नए चैप्टर की शुरुआत करती हुई दिखाई देती हैं। अंदाज आलेला आहे आणि किती खर्च एखादा पक्ष करू शकतो याचा आकडे जर बघितले तर त्या पार्श्वभूमीवर मिळालेले हे यश 31 जागांचं हे फार मोठं आहे आणि त्यामुळे एवढं घवघवीत यश. The press conference was taken by Mahavikas Aghadi today, and there was a show of strength inside that we are intact and there is no such thing happening inside the Mahavikas Aghadi that people are talking about. Everyone is happy and everyone is trying to sort out things for the Vidhan Sabha elections. They are preparing for the Vidhan Sabha elections, also taking a jab at PM Narendra Modi. Sharad Pawar also said that he has thanked Prime Minister Narendra Modi that where he has done rallies in Maharashtra, at all that place the Mahavikas Aghadi has won, so he has thanked Prime Minister Narendra Modi. हमने देखा उद्धव ठाकरे, जी हाँ वही उद्धव ठाकरे जिनकी शिवसेना को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। एकनाथ शिंदे इस समय महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, और ये सब धराशायी हो गए लोकसभा चुनाव में। और कोशिश हो रही है लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से कि वे अपनी शिवसेना को बचा के रखें। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीधे सीधे कहते हैं कि यह तो अभी शुरुआत है, यह अंत नहीं है, यहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई है और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम उस तरह से रिजल्ट सामने लाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। अब उनकी बातों में कितना दम है, कितना एग्जीक्यूट होगा, यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल उनका पोस्चर काफ़ी पावरफुल रहा। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि यह जो बैठक बुलाई गई, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वह इसलिए हुई क्योंकि जिन 4 एमएलसी सीटों पर अभी चुनाव होने हैं उसे लेकर लगातार मीडिया में ये खबरें आ रही थीं कि महाविकास अघाड़ी बटा हुआ है और वहाँ पर संग्राम हो सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे एनडीए में महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। और देखिए, एक तरफ यह और दूसरी तरफ नज़ारा बहुत दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में बवाल खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जिस खबर पर सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, यह यूँ कहें दिलाया जा रहा है, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई खबरें। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए नेता इंद्रेश कुमार सार्वजनिक तौर पर यह कहते हैं कि जिस तरह का अहंकार राम को मानने वालों में हो गया था, राम जी ने उनको सबक सिखा दिया और 240 से वे आगे नहीं बढ़ पाए। और साथ ही साथ विपक्ष को भी लपेटते हैं और कहते हैं क्योंकि उन्होंने राम का विरोध किया इसलिए उन्हें भी मेजॉरिटी नहीं मिली। इस बयान के बाद
आरएसएस, मोहन भागवत बकायदा आकर यह कहते हैं कि यह उनके निजी विचार हैं और बवाल और बढ़ता जाता है। इस बवाल का दूसरा दिलचस्प सिरा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसने सिर्फ भाजपा ही नहीं, वहां पर जो एनडीए के पार्टनर्स थे, यानी उनके गठबंधन के जो पार्टनर्स थे, उन्हें भी पब्लिक मंच पर बोलने पर यह मजबूर कर दिया है कि दरअसल मोदी और योगी के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए सिर्फ 33 सीटें आ पाई हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। और इस बीच जो अहम खबर है वह यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से आरएसएस प्रमुख गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ, किस तरह की बातचीत, किस तरह की रणनीति, क्या गुल खिल रहा होगा, इसे लेकर अनगिनत कयास चल रहे हैं। और यहां मैं आपको बता दूं, जैसा बताया जाता है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना दरअसल आरएसएस की ही रणनीति थी। मोदी और शाह इसके लिए तैयार नहीं थे और इन दोनों धड़ों के बीच में जो टकराव है वो इन चुनाव में भी दिखाई दिया। लिहाजा अब दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल का पूरा कार्यभार आरएसएस ने संभाल रखा है और वह प्लान बी पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। और एक और अहम बात, वह अपने को एक नैतिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर प्लेस करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसे मोदी जी कहते हैं ना, आपदा में अवसर। तकरीबन आरएसएस का पूरा प्रदर्शन, उनके बयान, उनके लेख इसी सिलसिले में देखे और पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि यहां पर एक आपदा आई है और इस आपदा में आरएसएस कोशिश कर रही है कि दरअसल वह कंट्रोल करे और यह बताने की कोशिश करे कि वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही नफरत, भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे अहंकार से अलग है। लेकिन जो लोग जानते हैं आरएसएस को, वे जानते हैं कि जो नफरत और विभाजनकारी नीति है वह आरएसएस की ही जन्म देने वाली नीति है। आरएसएस का जन्म इसी आधार पर हुआ है। लिहाजा इस समय भारतीय राजनीति का ट्विस्ट और टर्न बहुत दिलचस्प है और इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एक बड़ी लकीर या यूं कहें कुछ गुल खिलाने के अंदाज में नजर आ रहे हैं। G7 में फील गुड करने के बाद, अनगिनत फोटोज, वीडियोस पब्लिक डोमेन में डालने के बाद, शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश में यह सबसे बड़ी चुनौती होगी।